द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज दिस मच पॉसिबल। अब हम मानेंगे कि ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा और रेस्ट के समय इतना फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन सिर्फ इतना लगता है टू ब्रिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो जितना फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है म्यू इनटू एन, बट फ्रिक्शन उतना ही लगेगा टू स्टॉप द बॉडी। अगर आपने यहां पे आया और फ्रिक्शन को देखा तो सिंस ये 30 न्यूटन है, इधर फ्रिक्शन की वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल 30 हो सकता है, 32 हो सकती है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे सिर्फ 30 न्यूटन को कैंसिल करने के हिसाब से 30 लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन में बेटा 8G। अगर आपसे कोई अब कांटेक्ट फोर्स पूछे कितना है, सपोज पहला क्वेश्चन ये है कि कांटेक्ट फोर्स कितना है। यहाँ पे हमने देखा कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का है। जब तक बॉडी रेस्ट पे रहती है हम फ्रिक्शन को स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं था, मतलब अभी अगर ये फोर्स 32 तक बढ़ता तो फ्रिक्शन 32 तक जा सकता था। अब मान लीजिए आपसे कोई कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है तो यहाँ पे आके ऐसे सोचिए, ये था नॉर्मल रिएक्शन और ये था फ्रिक्शन। बेटा कांटेक्ट फोर्स इसका रिजल्टेंट होता है, हमेशा याद रखना, ये दोनों मिला के कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स इसका रिजल्टेंट होगा। आप या तो वेक्टर वाइज ऐसे लिखोगे कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन वेक्टर, या तो आप अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो सिंस कांटेक्ट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एंड दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, एन स्क्वायर प्लस। तो एक सिंपल सा केस आपको दिया गया जिसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स सीखें। देखो बेटा यहाँ सब बच्चे फ्रिक्शन निकाल लेंगे, बट क्वेश्चंस कई बार ऐसे दे देता है कि कांटेक्ट फोर्स निकालो और बच्चे जल्दीबाजी में फ्रिक्शन निकाल के आ जाते हैं। आपका आंसर कितना होता है बेटा इस केस में? नॉर्मल रिएक्शन मतलब 8G, फ्रिक्शन बेटा कितना आया 30, तो ये आ जाता है आपका कांटेक्ट फोर्स इन न्यूटन। अब सेकंड है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा आप यहाँ पे ध्यान दो, हम इस टर्म को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, थीटा को। दिस टर्म विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप ये ट्रायंगल देख पाए, दिस इज सी, एफ, दिस इज एन, तो टेन थीटा बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ बाई, यहां से आप निकाल सकते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ बाई एन। जो एफ की वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप पुट कर दो बेटा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने कांटेक्ट फोर्स। बेटा मैं न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। बेटा क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया फर्स्ट कॉन्सेप्ट? अब हम सेकंड पे चलते हैं बेटा। आपको एक सिंपल सा केस दिया है 3 kg। बेटा ये एक वर्टिकल वॉल है,
अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 न्यूटन है, 0.2 है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप दिस बॉडी इन रेस्ट? एफ हमें कितना लगाना पड़ेगा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव है लिमिटिंग फ्रिक्शन सीखना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? जस्ट इनफ टू कीप द बॉडी इन रेस्ट। एफ की वैल्यू क्या होगी कि बॉडी रेस्ट पे रहे? बेटा देखो, आप ना कितने भी अच्छे हो, प्लीज ड्रॉ एफबीडी। आपको तुरंत आंसर दिख रहा है तो भी आप न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन, फ्रिक्शन, मतलब डायनेमिक्स पढ़ते तक आप प्लीज फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो। फ्री बॉडी डायग्राम इज जस्ट ए फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्सेस, mg। यहाँ पे mg की वैल्यू आ गई 30। बेटा देखो, उसके बाद जैसे तुम नॉन कांटेक्ट फोर्स बना लो, कांटेक्ट पे देखो, इसका एक ही कांटेक्ट है दीवार के साथ, तो कांटेक्ट हमेशा एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। और आपने एक एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है एफ। अब देखो इस केस में ये बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी वॉल के रिस्पेक्ट में, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये आया फ्री बॉडी डायग्राम। हम चाहते हैं ये बॉडी रेस्ट पे रहे, तो इन दैट केस फ्रिक्शन हैज टू टेक केयर ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। अगर ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो फ्रिक्शन वेट के बराबर आएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। बट हम चाहते हैं कि फोर्स एफ जस्ट लगाएं सो दैट बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। तो हम ऐसा चाहेंगे कि मिनिमम फोर्स लगे टू कीप दिस बॉडी इन रेस्ट, यानी जब ये मिनिमम होगा तब फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपना मैक्सिमम वर्क करेगा। देखो बेटा, अगर आप इनफाइनाइट फोर्स लगाओगे तो ये दीवार पे चिपका ही रहेगा, पर मैं चाहता हूं एफ मिनिमम क्या हो टू कीप इन, टू कीप द बॉडी इन रेस्ट। बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये दोनों तो हमेशा बैलेंस रहेंगे, क्योंकि ये कभी भी, देखो बेटा हम ऐसा नहीं एज्यूम करेंगे कि आपके पुश करने से ये ब्लॉक दीवार के अंदर चला जाए। एफ विल बी ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे पता है कि ये फ्रिक्शन इस नॉर्मल रिएक्शन पे हमेशा डिपेंड करेगा। लिमिटिंग केस में ये होता है म्यू इंटू एन। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू में म्यू इंटू एन पुट कर दूं, और इस केस में सिंस एन इक्वल टू एफ है, देयर फोर 30 न्यूटन विल बिकम म्यू इंटू एफ, एंड एफ विल बिकम 30/μ। म्यू की वैल्यू बेटा आपने कितनी ले रखी है? 0.2। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। यू विल गेट 150 न्यूटन। बेटा वेट 3 kg है, तो mg को 3g लिख दिया है, तो 30 न्यूटन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
बेटा एक सेकेंड। बेटा हम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन से एक्सेलरेशन निकालेंगे। सपोज मैंने आपको दे दिया कि इस बॉडी की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है और इस सरफेस की रफनेस म्यू है। बेटा बॉडी की स्पीड ऑलरेडी आपको दे रखी है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही होती हैं तब आपका सिर्फ पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। बेटा एक्चुअली ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए, जैसे आप प्रैक्टिस करो ना तो आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए कि इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा, इधर mg लगा, इधर फ्रिक्शन लगा, और सिंस बॉडी मोशन में है तब आपको इस फ्रिक्शन को आंख बंद करके म्यू इंटू एन लेना है। ये बेटा एफबीडी बन के तैयार हुआ आपका। देखो बेटा ब्लॉक अंदर नहीं जा सकता तो हमेशा n इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। और जब तुम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में बेटा म्यू इंटू एन इक्वल टू एम जी इक्वल टू आ जाएगी। तब आप देख सकते हो, मतलब सॉरी, म्यू इंटू एम जी, हाँ इतनी आ जाएगी। तब आप आराम से देख सकते हो कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी है। अब बेटा किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो नेट फोर्स बाई मास होता है। अगर तुम देखो ये बॉडी सिर्फ एक्स में एक्सेलरेट कर सकती है, ओनली इन एक्स, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है तो मैं इसे माइनस म्यू एम जी बोलूंगा। मैं एक्स में एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, एक्स में इकलौता फोर्स ये लग रहा है म्यू एम जी बाई मास। तो आपको ये टर्म याद हो जाना चाहिए कि फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी आता है। बेटा देखो ये है चीज, छोटी सी चीज है, बट अगर तुम्हें ये चीज याद है तो तुम क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करोगे, तो ये आपको कमिट टू मेमोरी में होना चाहिए। कुछ अलग क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है ये। बेटा आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट डाउन एवरीथिंग। गुड बेटा। देखो बेटा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ जिसमें हम थ्योरी डिस्कस करें। पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाना, कांटेक्ट फोर्स पढ़ाना, कि कांटेक्ट फोर्स आप इस तरह से निकालते हो, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। दूसरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, मतलब इसी के सेकंड बिट का ऑब्जेक्टिव था एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना, जो कि आपका ये थीटा होता है विथ नॉर्मल रिएक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स। तीसरे क्वेश्चन में, मतलब दूसरे क्वेश्चन के, मतलब ये थर्ड बिट हुआ, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन सीखा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इनफ, और इसकी वैल्यू म्यू इनटू एन आती है। अगर हम कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी रेस्ट पे रहती। तीसरे क्वेश्चन में बेटा हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू याद की ड्यू टू फ्रिक्शन।
क्वेश्चन नंबर 4 में हम इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये सरफेस आप म्यू मानेंगे, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा आप जैसे यहां ड्रॉ करोगे आपको एफबीडी कुछ ऐसे दिखेगी, mg नॉर्मल रिएक्शन। बेटा अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो यहां मुझे मिलेगा, बेटा प्लीज ये इतना इतना आपको याद होना चाहिए कि ये mg साइन थीटा होता है, मतलब ये आपकी फ्लो में होना चाहिए कि mg कॉस थीटा होगा, और ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। और पीछे तुम्हारा आ जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पीछे इसलिए लगा क्योंकि mg साइन थीटा कंपोनेंट नीचे लेके जाना चाहता है, और अगर ये दोनों बॉडी रेस्ट में रहना चाहती हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बेटा अगर हम इस केस में एक्सेलरेशन निकालना चाहें, अगर हमें दिया हुआ हो कि मोशन हो रहा है, तो बेटा कंडीशन ऑफ मोशन विल बी mg sin theta should be greater और इक्वल टू। बेटा इक्वल टू के केस में हल्का सा पुश मिलेगा, मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए, वरना रेस्ट पे भी रह सकता है। अगर mg sin theta इज ग्रेटर देन म्यू इंटू एन तो ही मोशन होगा, अदरवाइज आप रेस्ट पे रहोगे। दिस इज कंडीशन फॉर मोशन। दिस इज कंडीशन फॉर मोशन। बेटा देखो, अगर अब मैं नीचे की तरफ, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, तो टोटल फोर्स नीचे की तरफ कितना लगा, mg sin थीटा। मैंने मोशन की कंडीशन मान ली है, माइनस फ्रिक्शन। नेट फोर्स हम ma के बराबर करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू म्यू इंटू एन ही एज्यूम करेगा। बेटा यहाँ पे आप देखो, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर आएगा, म्यू mg cos थीटा। बेटा अगर आप कैंसिल कर दो हर जगह से, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अब g बाहर ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। बेटा आप इसे नोट कर लो, और ऑलमोस्ट बेटा ये सब चीजें इतनी ज्यादा बार करो कि आपको याद रहे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एंगल ऑफ रिपोज। बेटा अगर किसी ब्लॉक पे ये थीटा को कितना बढ़ाओ कि ब्लॉक स्लाइड कर जाए, आप थीटा बढ़ा रहे हो वेज का एंगल, और ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए, तो वो थीटा कौन सा होगा जिसपे मोशन जस्ट स्टार्ट हो। बेटा आप कुछ नहीं करते, आप इसको mg साइन थीटा लिखते हैं, फ्रिक्शन को वैल्यू लिखते हैं म्यू इंटू एन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आता, यहाँ पे mg cos थीटा आता,
एन को आप लिख देते हैं mg cos थीटा, और सिंस मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होता तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड होते, फ्रिक्शन और mg sin थीटा। बेटा बस बात इतनी सी है कि ये चीजें डायरेक्ट यूज होंगी, ये इंफॉर्मेशन आपको कमिट टू मेमोरी में रखनी है ताकि डायरेक्ट एप्लीकेशन में ला सको। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिपोज यूज करते हुए तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन दी है टेन थीटा नहीं बेटा, ये एक अलग क्वेश्चन है थोड़ा। टेन थीटा टू म्यू दिया हुआ है, एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे आपको क्वेश्चन में देता है अगर मैं एक मिनिमम फोर्स लगाऊं पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन F1, ये एक मिनिमम फोर्स है जिससे ये बॉडी ऊपर जाना शुरू करेगी। F1 बेटा, F1 मिनिमम है, याद रखना मिनिमम है, सो दैट द बॉडी स्टार्ट गोइंग अप। बेटा अगले केस में आपको ऐसा सोचना है F2 इज द मिनिमम फोर्स जिसको अप्लाई करने से बॉडी नीचे ना जाए। बेटा दोनों में अंतर है, F1 लगने के बाद आप ऊपर जाना स्टार्ट करोगे, F2 लगने के बाद आप रेस्ट में रहोगे। आपको बताना है F1 बाई F2 का रेशियो कितना आएगा। मैं चार ऑप्शन आपको दे रहा हूं, अभी क्लास में करो बेटा। इट विल बी इक्वल टू 1 2, मतलब ऑप्शन से बेटा 1 2 3 4। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक इंक्लाइन फोर्स प्लेन पे आप एक ऐसा फोर्स लगा रहे हो F1 सो दैट बॉडी ऊपर जाना शुरू करें। दूसरे केस में आप उसी इंक्लाइन प्लेन पे उसी ब्लॉक को F2 फोर्स दे रहे हो सो दैट बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। आपको रेशियो बताना है। बेटा टेक योर टाइम, जल्दीबाजी में आंसर मत दो। बच्चे चैट पे आंसर भेज रहे हैं, पर आंसर बेटा थोड़ा सा पेशेंस के साथ दो। टू हेल्प यू, दिस इज प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन, और ये सिंपल है बेटा। ये आपको, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपको बताना कि फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज करता है। फ्रिक्शन चेंजेस डायरेक्शन। बेटा फ्रिक्शन की पूरी टेंडेंसी दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखने के लिए लगती है, ना कि उन दोनों को अलग अलग करने के लिए। बेटा हर दोनों केस में ना आप एफबीडी बनाने पे ध्यान दो, और फ्रिक्शन को हमेशा लास्ट में बनाते हैं। आप इस वाले F2 वाले केस में देखो, F2 आपने इधर लगाया mg sin थीटा,
नीचे लग रहा है, mg cos थीटा ऐसे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है। बेटा देखो mg sin थीटा इसे नीचे लेके जाना चाहता है, नीचे। अगर mg sin थीटा इसको नीचे लेके जाना चाहता है, तब फ्रिक्शन की टेंडेंसी इसको ऊपर लगने की आएगी। लेकिन अगर इफ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, अब चेक कर लो कि बड़ा है कि नहीं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू। बेटा देखो, हो सकता है F2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, हो सकता है फ्रिक्शन अकेले ही संभाल लेता। क्वेश्चन में तो बस यही डाटा दिया है ना कि इस ब्लॉक को रोकने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। तब आप चेक करोगे फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन। तो मैं चेक कर लेता हूँ, नीचे फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम दे सकता है म्यू इंटू एन, तो मैंने लिखा म्यू। और नॉर्मल रिएक्शन के लिए जगह मैंने क्या लिखा बेटा, mg cos थीटा। अब देख पा रहे हो बेटा, देखो यहां से अगर आप mg काट दो तो tan थीटा आ रहा है, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। बेटा हमें ऑलरेडी tan थीटा 2 म्यू दिया हुआ है। हमेशा याद रखना, अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी दी है तो आपकी टेंडेंसी डाउन जाने की होगी। बेटा आप इस चीज को याद रख सकते हो, इफ tan थीटा इक्वल टू म्यू आप रेस्ट पे रहोगे, इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू मतलब mg sin थीटा कंपोनेंट इज इनफ टू ब्रिंग यू डाउन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू, यानी mg sin थीटा बड़ा होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, म्यू mg cos थीटा से। अब इस बॉडी की नीचे जाने की टेंडेंसी बनेगी बेटा, जब नीचे जाने की टेंडेंसी बनेगी तो F2 आप पिक्चर में लाओगे जस्ट टू स्टॉप द मोशन। तब आप ऐसे लिखोगे mg sin थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू एन प्लस F2। तो आपका F2 आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बेटा इस केस में F2 वाली केस में देखिए फ्रिक्शन ऊपर लगा क्योंकि mg sin थीटा नीचे लेके जाना चाहता था। अब जरा F1 वाला केस देखो, हमको कहाँ मोशन स्टार्ट करना है, अपवर्ड। F1 फोर्स कितना लगाएं कि अपवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाए। इस केस में जब तुम FBD बनाते हैं, mg sin थीटा विल बी डाउनवर्ड, तुमको F1 ऊपर लगाना है, ये आपका mg cos थीटा रहता बेटा। बेटा किसी बच्चे का आंसर आया तो प्लीज चैट में भी भेजो, और ये नॉर्मल रिएक्शन रहता। अगर बेटा इस केस पे आप ध्यान दोगे कि अभी मुझे पता है कि इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, लेकिन मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है, पर यानी ऊपर ले जाने के लिए मेरा F1 शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा। और अगर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लगा तब फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि बॉडी ऊपर जाए, और फ्रिक्शन अब ऊपर ना लग के नीचे लगेगा। देखो इसीलिए बेटा फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसको नहीं मतलब है कि हमेशा लेफ्ट में लगेगा हमेशा राइट में लगेगा, ये मोशन अपोज करने के लिए लगेगा। बॉडी चाहती थी कि ऊपर जाए, ये बोलेगा मैं जस्ट कोशिश करूंगा कि ना जाए। बेटा इस केस में अगर आप निकालोगे तो F1 की वैल्यू F प्लस mg साइन थीटा आ जाएगी, और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लें तो म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा। अब आपको F1 बाई F2 पूछा है, अब वैल्यू पुट कर दोगे, mg बाहर ले लो, तो साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा
और F2 की वैल्यू में mg बाहर लेके अगर आप कैंसिल कर दो तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बेटा ये आंसर आपको आ जाएगा। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन, बेटा इतना आंसर आने के बाद आप क्वेश्चन का स्टार्टिंग डेटा देखो, टेन थीटा की वैल्यू 2 म्यू दिया हुआ है, तो हमको इस फैक्ट को यूज करना है। आप एक काम कीजिए, आप ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये टर्म बन जाएगा टेन थीटा, ये टर्म बन जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू। अब अगर आप टेन थीटा की वैल्यू 2 म्यू पुट कर दोगे बेटा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा, कई बच्चों का आंसर आ गया 3 बाई, बेटा देखो 2 म्यू माइनस म्यू म्यू, तो और ऊपर 3 म्यू, तो आंसर वुड बी 3। बेटा कई बच्चों ने आंसर 3 भेजा, वेरी गुड। अब रुको बेटा, जरा मैं समझाता हूँ दोबारा। देखो बेटा, यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा, फर्स्ट केस में आप गाड़ी को नीचे जाने से रोक रहे हो, सेकंड केस में आप नीचे नहीं जाने से रोक रहे हो, आप एग्जैक्टली उसको ऊपर ढकेलना चाहते हो। तो जब F1 ऊपर लगेगा, तो बॉडी की जो कांटेक्ट सरफेस है उसके साथ फ्रिक्शन की टेंडेंसी चेंज होगी। अगर मैं बॉडी को जस्ट ऊपर ढकेलना चाहता हूँ, तो यानी मैंने फ्रिक्शन को भी बीट किया होगा। बेटा जब mg डोमिनेटिंग था, mg साइन थीटा, तब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, लेकिन जब F1 डोमिनेटिंग बनना चाहता है, तब फ्रिक्शन नीचे लगेगा। बेटा उसको तो कुल मिला के मोशन रोकने की टेंडेंसी शो करनी है, बस यही कॉन्सेप्ट है, क्यों फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। बेटा आप सोचो ना, वाई द बॉडीज विल रिमेन इन रेस्ट, अगर फ्रिक्शन इस केस में भी ऊपर लगता है, F1 वाले केस में भी ऊपर लगता, तो बेटा बॉडी रेस्ट पे नहीं रहना चाहती ना, वो तो और ऊपर जाती। ऑलरेडी मेरा F1 mg sin थीटा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई होप बेटा दिस इज द जेई लेवल, ये एंट्रेंस के लेवल पे है बेटा क्वेश्चन। हम कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं जो इसी लेवल पे होंगे। बेटा एक डायग्राम बना लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और बेसिक से है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और यहाँ पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है बेटा। बेटा आप लोग साथ साथ डायग्राम बनाते चलो। एम जी फॉर ए, एम ए जी आपको 20 न्यूटन दिया हुआ है, एम बी जी बेटे दोनों का वेट दिया हुआ है 100 न्यूटन। आपको ए का वेट दिया है 20 न्यूटन, बेटे यानी 2 kg होगा अगर जी को 10 ले लो तो। एफ फोर्स से एक वॉल के अगेंस्ट में, एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट में इनको प्रेस करके रखा गया है बेटा। अगर इन ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, बेटा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रहती है बेटा, जैसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये, इन दोनों के बीच के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0.1 लिया गया है, और दीवार और ब्लॉक बी के बीच के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0.15 लिया गया है। बेटा यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं रिपीट कर देता हूँ, 0.1 0.15। बेटा देखो ये दोनों सरफेस का फ्रिक्शन अलग हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसका अलग हो सकता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं, 0.1 एंड 0.15। अब आपसे पूछा गया है,
बेटा क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? ओके बेटा, गुड बेटा। अब सोचो ये सिस्टम पूरा रेस्ट पे है, दिस सिस्टम इज इन रेस्ट। आपको अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन निकालना है बेटा। कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स वॉल और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं बिना चीटिंग किए कहीं से भी। ए और बी पे इन मतलब ब्लॉक बी और वॉल के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा आपको वो निकालना है। आपको दिया गया है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आपको वो देगा कि बॉडी ए एंड बॉडी बी रेस्ट पे है, बेटा वो ऐसा लिखेगा। ये टर्म आएगा क्वेश्चन में। बेटा कभी भी ये टर्म आता है तो अभी आपके लिए इसका मतलब है नेट फोर्स इक्वल टू 0 फ्रॉम एवरी एक्सिस, मतलब एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। या तो वो बोलेगा बॉडी रेस्ट पे है, ये दो भाषाएं वो यूज करके बोलेगा। आपको अब फ्रिक्शन निकालना है। बेटा मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो मैं कराऊंगा। देखिए फ्रिक्शन को ज्यादा नहीं लगना होता है, फ्रिक्शन को हमेशा उतना लगना होता है कि या तो बॉडी रेस्ट पे रहे या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन का एक एडजस्टिंग नेचर होता है। एक हिंट है, आप दोनों ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाइए बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, पर आप उनको अकेले अकेले देखो तभी आप उस पे थ्योरी को लगा पाओगे। सपोज आपने ए को देखा, एक एफ आपको दिख रहा है, एम जी इसका 20 न्यूटन लग रहा है। बेटा देखो, अगर सब सिस्टम रेस्ट में है तो क्या 20 न्यूटन को कोई कैंसिल नहीं करेगा क्या? करेगा ना बेटा। बी ब्लॉक इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगी और एक फ्रिक्शन भी देगी। ये रहेगा बेटा एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। मुझे कैसे पता लगा कि फ्रिक्शन ऊपर रहेगा? आप ऐसा भी तो सोच सकते थे कि सर हो सकता है ब्लॉक बी बड़ी तेजी से नीचे जाना चाहे और वो ए को अपने साथ लेके जाना चाहे तो फ्रिक्शन नीचे लगा देगा। पर बेटा अगर मैं फ्रिक्शन ए पे नीचे ले देता तो बेटा एमजी भी नीचे, फ्रिक्शन भी नीचे, तो कभी भी रेस्ट पे नहीं रह पाता। और जब मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि सब इक्विलिब्रियम पे है, दैट मीन्स ए को रेस्ट पे रहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर लिया है। बेटा देखो आपके मन में ख्याल आना ठीक है कि सर हो सकता है कि बी बहुत तेजी से नीचे जा रहा हो तो ए को बोलेगा मेरे साथ चलो, तो वो ए पे फ्रिक्शन नीचे लगाता। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे, इफ ए वांट टू बी एट रेस्ट, somebody has to cancel 20 newton and it would be only friction in picture to give that 20 newton। तो अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो बिना दिमाग लगाए भी आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन 20 न्यूटन आएगा इन दोनों के बीच में, ए और बी पे। बेटा कई बच्चों ने आंसर निकाला है। नहीं बेटा, आधे बच्चों का आंसर सही है, आधे बच्चों का आंसर गलत है। बेटा देखो फ्रिक्शन की बात समझो, हम कभी भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं देंगे। हम पहले एफबीडी बनाएंगे। बेटा प्लीज ट्राई ट्राई टू ड्रॉ एफबीडी। कई बच्चों ने आंसर सही भी दे रहे हैं बेटा, बट एफबीडी बनाने की कोशिश करो। बेटा देखो बॉडी ब्लॉक जो ये वॉल है, वॉल, ये बी का एफबीडी है। बेटा अगर बी ने ए को नॉर्मल रिएक्शन दिया एन, तो ए भी बी को देगा
नॉर्मल रिएक्शन N। बेटा देखो ये F फोर्स A पे लगा है, ना कि B पे। B को तो वो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जितना उसने A को दिया था। हमेशा फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। इसका mg लगेगा 100 न्यूटन। और सिंस बेटा देखो मेरी बात सुनना, मैं इसको F1 लिख देता हूं। फ्रिक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। मैंने माना कि बी ने ए को ऊपर दिया, तो ए बी को नीचे देगा। इस कांटेक्ट की वजह से बेटा, ये जो कांटेक्ट बना है ना ए और बी के बीच में, ये वाला, बेटा बी ने ये फोर्स बी के कांटेक्ट की वजह से है, तो वही मैं बोलूंगा ये फोर्स ए के कांटेक्ट, और हमेशा पेयर में लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब जो वॉल, बेटा देखो वॉल के साथ जो फ्रिक्शन मिलेगा उसको F2 मानो, और यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जो आप कॉमन सेंस से देख सकते हो। अगर सब रेस्ट पे हैं तो ये भी N होगा, बट ये बाई वर्टिकल वॉल होगा। फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम लगाने पे बेटा यू विल नो कि अगर मेरी फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे है तो F1 की वैल्यू कितनी आई बेटा बताओ? 20 न्यूटन। अगर F1 20 न्यूटन है तो इस केस में नीचे फोर्स कितना लगा? 120 न्यूटन। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो F2 हैज टू बी 120 न्यूटन। इस क्वेश्चन में जानबूझ के आपको 0.1 और 0.15 दिया था ताकि आप डरो और कुछ गलती करो, उनको यूज करने की कोशिश करो। आंसर इज 120 न्यूटन। जो बेटा 40% बच्चों ने जो आंसर भेजा है वो सही है। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा आप देख रहे हो उनको इस बात से बड़ा मतलब है कि बच्चा कॉमन सेंस लगा रहा है कि नहीं, उसे फ्रिक्शन समझ आता है कि नहीं। आप ये नहीं मान सकते थे कि बेटा देखो लॉजिकली सोचना था कि ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सिंस ए की टेंडेंसी नीचे जाने की है और उसको रोकने के लिए इकलौता फोर्स फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन ए पे ऊपर लगा। अब बेटा फ्रिक्शन पेयर में लगता है, अगर ए पे फ्रिक्शन ऊपर लगा तो बी पे नीचे लगेगा। मैंने नीचे लगा दिया, तो अगर बी पे फ्रिक्शन नीचे लगा बाई ए और ऑलरेडी बी का वेट भी है, तो इन दोनों को मिला के रोकेगा कौन? वॉल का फ्रिक्शन, 120 न्यूटन। बेटा ये एंगल थीटा है, यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है, इसका मास m दे रखा है। कैलकुलेट F मिनिमम टू स्टार्ट द मोशन। हम मिनिमम फोर्स कितना लगाएंगे कि ये बॉडी मोशन स्टार्ट करे ऑन ए रफ सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बेटा इससे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल समझोगे। क्यों? बेटा देखो आप लोगों ने देखा होगा कि अब जितने भी बैग्स आते हैं जो आपको लगेज बैग होते हैं, ट्रॉली जिस वो ट्रॉली टाइप के आते हैं, मतलब आप उसको पुल कर सकते हो। तो हम वही चीज सीखेंगे कि किस एंगल पे हम पुल करेंगे तो मिनिमम फोर्स लगेगा, या वाइस वर्सा एफ मिनिमम कितना आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स टू पुल द बैग अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है? बेटा मैं 2 मिनट का वेट करूंगा आप लोग को ट्राई करने के लिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। बेटा आप सिंपली देखो, कोई टफ केस मत सोचो, आप ऐसे सोचो आपके हाथ में एक रस्सी है, आपने एक बैग से बांध दिया है। अब आपको उसको पुल करना है। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एट व्हाट एंगल? जस्ट थिंक कि थीटा विल आल्सो डिसाइड कि आप जो फोर्स लगाओगे उससे बॉडी मूव करेगी कि नहीं। हमें मिनिमम फोर्स निकालना है सो दैट बॉडी कैन मूव।
बेटा कई बच्चे आंसर देना स्टार्ट किए हैं। गुड बेटा। सब बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। जब कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग एफबीडी बनाओगे सबसे पहले। अगर मैं एफ के कंपोनेंट लूं, इस तरफ आया एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ आया एफ साइन थीटा, जमीन की तरफ आया एम जी, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, और नीचे वाला कांटेक्ट यानी जमीन एक कांटेक्ट फोर्स देगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज एफबीडी। बेटा सबसे पहले ये स्टेप वन यही करा करो। आपको फिर भी लगे कि आपको बहुत आता है तो भी स्टेप वन हमेशा एफबीडी बनाया करो। अब बेटा अगर आप चाहते हो कि फ्रिक्शन बॉडी को रोक ना पाए तो आप ऐसे लिखोगे, मोशन की कंडीशन क्या है, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। बेटा ये मोशन की कंडीशन आपको समझ आ रही है? अगर बॉडी मूव करेगी तो ये कंडीशन होनी चाहिए। बेबी स्टेप्स लो बेटा। पहले स्टेप है एफबीडी, सेकंड स्टेप में सोचो मोशन कब होगा। कि सर अगर मेरा एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो माई बॉडी विल मूव। अब नाउ थिंक लाइक दिस, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू अपना हाईएस्ट तो देगी बेटा, रोकने की तो कोशिश करेगी, इट विल बी म्यू इनटू एन। बेटा बॉडी में अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहूं तो वर्टिकल में बैलेंस करके देखो, वाई एक्सिस में बैलेंस करो, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एफ साइन। अब बेटा इसको यहां पुट करो कि सर ये कंडीशन होनी चाहिए, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू इनटू एन। बेटा मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे निकाल के छोड़ दिया है और यही आंसर वो मुझे भेज रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस आंसर बेटा। अगर मैं इसको इधर लेते आऊं, एफ कॉस थीटा प्लस बेटा म्यू इंटू एफ साइन थीटा उधर आ जाएगा, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। बेटा आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाना। रुको बेटा, अब मैं आपसे बोलता हूँ बेटा ये आंसर नहीं आया, दिस इज नॉट द आंसर। ये आप एक स्टेप पे पहुंचे, हाँ फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए, तो आपको पता है ये इस टर्म में आ गया। ये बेटा यहाँ आंसर लिखना गलत हो जाएगा या पार्शियल हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखो सर फोर्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी दिस मच, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आपको ये लगेगा बेटा देखो ये आंसर अभी पूरी तरह से करेक्ट क्यों नहीं है, फोर्स खुद एक वेरिएबल था और अब वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो आपका आंसर तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है बेटा। हाउ कैन यू से कि हर एक थीटा के लिए वैल्यू अलग नहीं होगी? अगर हर एक थीटा के लिए वैल्यू अलग होगी तो किसी एक थीटा के लिए मिनिमम होगी। बेटा ट्राई टू थिंक, अगर मैं इसी जगह थीटा वर्सेस एफ मीन का ग्राफ बनाता तो कहीं तो वैल्यू मिनिमम आती।
अभी आपने जल्दीबाजी में इसको आंसर बोला कि सर ये मेरा आंसर है, पर बेटा दिस वैल्यू, इवन दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन थीटा. इफ एफ मीन इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो जब थीटा वेरी करेगा तो एफ मीन भी वेरी करेगा. पर मुझे कौन सा एफ मीन चाहिए? आई नीड ए एफ मीन जो सबसे छोटा हो. अब मैं आगे बढ़ूंगा, और यहाँ बेटा ये थोड़ा सा कैटेगरी हल्की सी टफ हुई. भले ही क्वेश्चन दिखने में बड़ा आसान था, जब स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल इन फर्स्ट गो. अब रुको बेटा, आप ये मानोगे कि आपको एफ मिनिमम चाहिए. अगर कोई भी चीज हमें मिनिमम चाहिए होती है किसी और के रिस्पेक्ट में, सपोज मैं आपको बेटा स्टार्टिंग से बता रहा हूं, बट फिर से ध्यान दो, अगर वाई और एक्स है, अगर आपको कभी भी कोई चीज मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, तो उन दोनों ही पॉइंट पे डी बाई डी एक्स जीरो होता है. आई विल अगेन पुट, अगर मैं x को वेरी करा के y को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहता हूं, तो उस पॉइंट पे मेरा डी बाई डी एक्स जीरो है. मैं थीटा चेंज कर रहा हूं ना, तो मैं चाहूंगा मेरा डी एफ बाई डी थीटा शुड बी जीरो. याद रखना मेरा वेरिएबल थीटा है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा. अब एक बच्चा जब ये डी एफ बाई डी थीटा करता, तो उसको वो पर्टिकुलर थीटा मिलता जिसपे फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी. म्यू एम जी बेटा एक कांस्टेंट है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, इस पूरे टर्म को cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. बेटा मैं अभी ये नहीं मान रहा कि आप लोग को तुरंत ही दिख रहा होगा, पर म्यू म्यू एम जी एक नंबर है, आप उसे बाहर कर दो और अंदर डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका 1 बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. इसको डिफरेंशिएट करके हमें सिर्फ वो थीटा मिलेगा जिसपे फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू मिनिमम मिलेगी. बेटा आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो ऐसे सोचो, आपके हाथ में जो ट्रॉली बैग होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पे रखोगे उसको, तो बड़ी आसानी से स्मूथली उसको ड्राइव कर सकते हो, वरना आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा. बेटा आई होप सबको ये u बाई वी का डिफरेंशिएशन याद हो. नहीं याद हो तो बेटा मैं लिख दे रहा हूँ, वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी. अगर मेरे दो फंक्शन होते हैं u एंड v, और तब मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, तो दिस विल बी द, यानी अगर मैं इसको वन को u मानूं और इसको v मानूं, तब आप डिफरेंशिएशन करते वक्त बेटा ऐसे लिखोगे म्यू एम जी, बाद में हमें इसको जीरो ही पुट करना है, नीचे वी स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर, फिर v, बेटा नीचे वाला टर्म v है, तो आप इसको पूरा लिखोगे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू डी यू. बेटा वन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो. माइनस यू डीवी. यू तुम्हारा वन है, और डीवी मतलब अब तुम किसको डिफरेंशिएट करोगे? नीचे वाले टर्म को. बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस को करोगे तो माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, म्यू म्यू रहेगा, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा. अगर अब मुझे ये टर्म पूरा जीरो का इक्वेट करना है बेटा, तो अब देखो कोई भी फ्रैक्शन अगर जीरो होता है तो उसका न्यूमरेटर जीरो होता है. म्यू एम जी इंटू, बेटा ये माइनस साइन अंदर भेज दो, आपको ऐसा दिखेगा ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इसको उधर भेज दो जीरो से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो जीरो से, तो ये जीरो रहेगा. ये सिंपली जब कोई फ्रैक्शन जीरो होता है मुझे न्यूमरेटर जीरो करना होता है. अब म्यू एम जी तो जीरो होने वाला नहीं है बेटा, म्यू भी एक नंबर है, एम जी भी है, रहेगा ही रहेगा, तो ये जीरो होगा नहीं, इसको जीरो होना पड़ेगा. साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा
या टेन थीटा इक्वल टू म्यू। हाँ बेटा, जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं समझ आई है मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो बेटा, अगर आपके दो वेरिएबल हैं u और v, तो आप उसके लिए फॉर्मूला, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। अगर आपको ऐसे दिया है x बाई साइन एक्स, आपको कोई पूछे डी बाई डी एक्स निकालो, तो आपको x का डिफरेंशिएशन आता है, साइन एक्स का आता है, पर इसका नहीं आता है। तब आप इसको ऊपर वाली चीज को u मान लो और नीचे वाली को v मान लो, और तब आप देखोगे तो शायद आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए जो हमने किया है। बेटा आपने v स्क्वायर किया तो मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख देता, फिर v du किया मतलब v को लिखता साइन एक्स, और du मतलब x का डिफरेंशिएशन। बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस u dv, u को मैं एज इट इज लिखता और डिफरेंशिएशन ऑफ v करता, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तब आपका ये रिजल्ट आता। अब बेटा देखो हमने यही किया, अभी भी देखो इससे मुझे एक थीटा मिला, इस टेन थीटा को मैं अब यहां पुट करूंगा, तब मुझे मिलेगा मेरा एफ मेन। अभी भी एफ मीन की वैल्यू नहीं आई है, उस थीटा की वैल्यू आई है कि जिसपे अगर आप बॉडी को पुल करते तो सबसे कम फोर्स लगाना पड़ता। म्यू एम जी बाई कॉस थीटा बाई म्यू साइन थीटा, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब मुझे मिल गया टेन थीटा इक्वल टू म्यू। अब बेटा आप चाहो तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर कभी ऐसा आए ना आपसे फाइनल वैल्यू पूछेगा, आपको समझ नहीं आ रहा कॉस थीटा साइन थीटा क्या पुट करना है, बेटा क्लास टेंथ में ऐसे तो पढ़ा होगा ना, अगर टेन थीटा म्यू है तो ऐसे मान लो म्यू थीटा वन। अब आपको पता लग रहा है कि टेन थीटा म्यू बाई वन यानी टेन थीटा म्यू है, आपको ये टर्म पता लग जाता है वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो आप बड़ी आसानी से कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते थे। आपको टेन थीटा म्यू पता लग गया तो बेटा कॉस थीटा आपका वन बाई ऐसा आ जाता, और साइन थीटा बेटा आपका म्यू बाई वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब बेटा यही दोनों कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपकी मिनिमम फोर्स आ जाएगा। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन लेंदी था, भले ही आसान दिख रहा था। आप लोगों ने जल्दीबाजी में क्या गलती की, आपने मान लिया कि थीटा फिक्स्ड है। बेटा थीटा भी वेरिएबल हो सकता है, अगर मैं आपको ऐसे फिक्स दूं कि थीटा इज दिस थिंग ओनली, तब आपकी आंसर सही था। आप जो बच्चे यहाँ पे रुक जाते वो सही थे, जो बच्चे यहाँ पे रुकते कि सर मेरा इतना आ गया, वो सही होते। इसलिए बेटा हमेशा क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना, वो कहाँ बोल रहा है रुकने के लिए, क्या थीटा फिक्स्ड है, क्या थीटा वेरिएबल है। बेटा आप लोग लॉन मोवर जानते हो, इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट कम होता है। कई बार जो बाहर घास लगी रहती है ना, तो उसको काटने के लिए लोग सुबह सुबह खुद ही घास काटते हैं जो उनके घर के आगे पार्क होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि आप लॉन मोवर को पुल करना पसंद करोगे एट पर्टिकुलर एंगल थीटा, या आप लॉन मोवर को पुश करना पसंद करोगे एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा। बताओ बेटा, वुड यू लाइक टू पुल द लॉन मोवर और पुश द लॉन मोवर। हाँ गुड बेटा। वाई पुलिंग बेटा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। नहीं नहीं बेटा, मान लो अगर थीटा एक फिक्स्ड ही है तब ऐसा सोच के बताओ। हाँ वेरी गुड बेटा। देखो बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफ मैक्स, जो मुझे इसको आगे ले जाने से रोकेगा वो म्यू एन होगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन इस वाले केस में, फर्स्ट केस में, देखो आपने खुद ही देखा था ये आया था, इस केस में ये एफ साइन थीटा आ गया,
mg नीचे आया और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आया। फर्स्ट केस में जब आप नॉर्मल रिएक्शन को निकालोगे तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg आया। बेटा ट्राई टू थिंक कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा है, mg माइनस एफ साइन थीटा। लेकिन सेकंड वाले केस में आपका देखो बेटा, ये चीज अगर ऐसे जा रही है, ये थीटा है, ये एफ है, तो आप जब इसके कंपोनेंट लोगे तो एफ साइन थीटा इस बार नीचे आएगा, एफ कॉस थीटा ऐसे जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहा, mg नीचे रहा। सेकंड केस में n विल बी mg प्लस एफ साइन थीटा। बेटा आपने फ्रिक्शन की ताकत खुद ही बढ़ा दी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा के। यहां पे सेकंड केस में, हाँ बेटा, फ्रिक्शन फोर्स इन पुलिंग इज ऑलवेज लेस बिकॉज पुलिंग में आप अपने फोर्स का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन को कम करने के लिए लगाते हो। नॉर्मल अपने एक फोर्स से, देखो बेटा आपका फोर्स यहाँ पे दो काम कर रहा है, एक तो इसको आगे खींच रहा है एफ कॉस थीटा से, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कम कर रहा है। डबल काम, पता है क्यों? एक, अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू घट जाएगी। सेकंड केस में जब आप पुश कर रहे हो तो आपका ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दूसरे वाले कंपोनेंट एफ कॉस थीटा के लिए मेहनत करना और बढ़ गई, क्योंकि फ्रिक्शन तो दोनों ही केस में अपोज करेगा बेटा। देख लो, तो आंसर होता पुलिंग। पुलिंग इज इजियर। बेटा आप खुद ही देखो, अगर एक बच्चा आपको रेलवे स्टेशन पे बैग को पुश करता हुआ दिखे तो समझ जाना उसने फ्रिक्शन नहीं पड़ा है। जितने भी बेटा पोर्टर पोर्टर होते हैं, जो कुली बोलते हो आप लोग, वो हमेशा पुल करते हैं सामानों को। हाँ बेटा, नेक्स्ट केस में आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व करके दोगे। पहले डायग्राम बना लो साथ साथ बेटा। बेटा क्लास करते वक्त हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो। बेटा इस वाले का मास m है, इस वाले का m2 है, इस वाले का m1 है। मैं मासेस को लिख दे रहा हूं, m1 इक्वल टू 5 kg, ये नीचे वाला 5 kg है, m2 इक्वल टू 10 kg। आपको दिया गया है कि पुल्ली और ये जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है। आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ m, m कितना रख दो टू स्टॉप द मोशन। सिंपल केस है बेटा, बट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। दिस इज जेई 2018। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट द बॉडी विल स्टॉप, ये सिस्टम रेस्ट पे आ जाए। आपको स्मॉल m की, बेटा सोचो ना कि एक m1 कम है लेकिन वो इतना है कि m2 को राइट हैंड साइड मूव कर दे रहा है, लेकिन आपने तभी स्मॉल m को m2 के ऊपर रख दिया और सिस्टम हमारा रेस्ट में आ जाए।
बेटा M2 की वैल्यू 10 kg है बेटा। M1 is 5 kg and M2 is 10 kg। बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ, हमेशा एफबीडी से स्टार्ट करो। हाँ बेटा गुड। एक बच्चे ने आंसर दिया, सही है बेटा। M1 की वैल्यू आएगी M1G, दैट इज 5G, और ऊपर वैल्यू आएगी T। अगर ये बॉडी रेस्ट पे बेटा, देखो पूरा सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो T अनडाउटेडली 5G आएगा। अब मैं M2 पे चलता हूँ। बेटा अगर मैं M2 का एफबीडी बनाऊं तो इधर लगेगा टेंशन, जमीन से मिलने वाला एक कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्स F, जो बेटा इस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन जमीन से मिलेगी। जमीन से मिली एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, M2 का खुद का वेट M2G। अब हम लाते हैं पिक्चर में स्मॉल m को। स्मॉल m के स्मॉल m का रोल क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन देना, एंड वो अपने वेट के बराबर देगा, स्मॉल mg। बेटा दिस इज ए नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय स्मॉल m। बेटा याद रखना, कोई अपना वेट निकाल के किसी को नहीं देता, फोर्स लगाते हो। तो M1 mg स्मॉल m ने M2 को दिया और उतना ही वो उसको वापस कर देगा। बट हमें फोर्स का डायग्राम किसका बनाना था, M2 का। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ M2। बेटा दिस फोर्स इज फ्रॉम स्मॉल m। अब इससे क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, M2 प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब मैंने देखा नॉर्मल रिएक्शन मेरा बढ़ गया, M2 की वैल्यू 10 kg दे रखी थी, टेंशन मेरा 5G है। इस तरफ मेरा फ्रिक्शन फोर्स इस समय जो फ्रिक्शन होगा बेटा, वो म्यू इंटू एन ले लेंगे। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5। और नॉर्मल रिएक्शन बेटा देखो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का सम से निकला है। बेटा उस स्मॉल m का रोल था नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाना। M2 की वैल्यू 10 है, m को हमें छोटे से छोटा रखना है,
ये आया आपका फ्रिक्शन म्यू एन इंटू जी मल्टीप्लाई कर लेना एंड दैट विल बी इक्वल टू 5g। अब बेटा आप जरा कैलकुलेट करके निकालो 0.15 इंटू 10 प्लस 0.15 m इक्वल टू 5। बेटा 10 से 1.5 हो गया बेटा, 3.5, m की वैल्यू आएगी 0.15। ये आपका सिंपली 15/100 लिख देते 0.15 को, यानी 350/15, जो आपका 23.33 आ जाएगा बेटा। हाँ बेटा, मैक्सिमम बच्चों ने बेटा सही निकाला है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बेटा देखो क्वेश्चंस में आपके बेटे सटल वेरिएशन होते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। बेटा एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, थीटा एंगल दे रखा है, आपसे बोला है कि जब वो यहां से यहां तक स्लाइड करता है स्मूथ ब्लॉक पे, मतलब स्मूथ सरफेस पे, तब टाइम t1 लगता है। ये एंगल की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है। अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे स्मूथली जाते हो तो टाइम t1 लगता है। अगले केस में सब कुछ सेम रहेगा, थीटा भी सेम रहेगा, बस ये सरफेस रफ रहेगा। तो वो कहते हैं t2 की वैल्यू n टाइम्स t1 है। तो आप इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो। मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, आपके सामने दो इंक्लाइन प्लेन थे और दोनों केस में हमने ब्लॉक को डाउनवर्ड ऐसे नीचे छोड़ा है। एक में टाइम लग रहा है t2 और एक में टाइम लग रहा है t1, और दोनों केस में छोड़ा है मतलब इनिशियली यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे भी आपने इसको जस्ट छोड़ दिया ऐसे। नीचे तक जाने में टाइम लगा t2 विच इज n टाइम्स ऑफ टाइम। अगर आप स्मूथ सरफेस पे छोड़ते तो आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बिटवीन ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन। बेटा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते लॉजिकल डिडक्शन लगाया करो। सपोज मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूं, बेटा थोड़ा रुक के मुझे बताना कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को आपको ये भी सिखाना है कि एग्जाम में स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें। बेटा प्लीज मुझे बताओ
कौन सा आंसर नहीं हो सकता? होगा कौन सा बाद में देखेंगे, पहले बताओ कौन सा नहीं हो सकता। व्हाट इज योर लॉजिकल डिडक्शन कि कौन सा आंसर नहीं होगा? जस्ट टेल मी ऑन चैट विच आंसर इज नॉट फिजिबल। थोड़ा सा सोचो और ये बताओ कौन सा आंसर नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। ए और बी नहीं होगा बेटा कि होगा? ओके बेटा, जो मुझे आंसर मिल रहे हैं उसमें बच्चे, हाँ बेटा देखो, आपको खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि वो यहां से यहां मोशन कर रहा है, तो मोशन के समय आप काइनेटिक फ्रिक्शन बता सकते हो, स्टैटिक नहीं। तो जो बच्चा, देखो बेटा एग्जामिनेशन हॉल सुनो, एक बच्चे के सामने क्वेश्चन आया, तो देखो जिस बच्चे को सिर्फ कॉमन सेंस से पता है कि सिंस मोशन इज हैपनिंग और स्टार्टिंग से मोशन की बात ही कर रहे हैं, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो काइनेटिक होगा, तो बच्चा नीचे वाला थर्ड और फोर्थ नहीं देखता बेटा। बेटा वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है, कुछ बच्चों ने बस मुझे लग रहा है जल्दी में दे दिया, अगर वो सोचते तो वो भी सही आंसर देते। अब आप कर रहे हो बेटा, आंसर बताओ बेटा जल्दी से निकाल कर, विच विल बी, इट विल बी वन और टू? गुड बेटा, सही है बेटा आपका। हाँ, बाकियों को भी करने देते हैं। बेटा अगर आप इसका एफबीडी बनाते, दिस इज एम जी साइन थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो व्हाट अगर दिस इज द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास, जी साइन थीटा। बेटा आपको यहाँ पे अगर एफबीडी बनाओगे तो क्या मिलेगा? एम जी साइन थीटा नीचे और फ्रिक्शन ऊपर, क्योंकि मोशन है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन, यानी म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा। अगर इस केस में नेट फोर्स नीचे देखोगे तो नेट फोर्स विल बी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं बेटा, तो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स बाय मास, यानी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आ जाता है बेटा आप लोगों का एक्सेलरेशन सेकंड केस में जब रफ होता, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब आप लोग बोलोगे सर एक्सेलरेशन निकला, बेटा आप खुद बताओ, जब इनिशियली दोनों तरफ बॉडी रेस्ट पे है, यहाँ पे भी रेस्ट पे है, यहाँ पे भी रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, सारी कंडीशन सेम थी, तो जब दोनों केस में अगर आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर पुट करोगे दोनों केस में, तो एस तो सेम हो गया डिस्टेंस, तो आपको यू तो जीरो है दोनों केस में, तो दोनों तरफ क्या सेम मिलेगा, हाफ ए वन टी वन स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए टू टी टू स्क्वायर। आपका सेकंड केस में ए टू कितना है बेटा बताओ, देखो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। टी टू कितना है बेटा, एन टाइम्स ऑफ टी वन, यानी एन स्क्वायर टी वन स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा है, और टी वन है।
अब दोनों तरफ से कैंसिल करो, t1 स्क्वायर कट गया, t1 स्क्वायर कट गया, हाफ कट गया, g कट गया, हाफ कट गया, g कट गया। तो आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से, देखो बेटा, मुझे म्यू निकालना है, तो मैंने लिख दिया इसे साइन थीटा बाई एन स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब चुपचाप से देखोगे, इट विल कम साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई एन स्क्वायर इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, और म्यू विल बी सिंपली, अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई एन स्क्वायर। अब बेटा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, तो टेन थीटा टेन 45 बेटा आपका कितना आ जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, आपका फर्स्ट आंसर मैच कर जाता। बेटा आप लोगों को मैं नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, नोट हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट पार्ट, देखो बेटा मैं जल्दी से समरी बता देता हूँ, दोनों नीचे आ रहे थे। एक में फ्रिक्शन था, जिसमें फ्रिक्शन था टाइम ज्यादा लगा, तो मैंने एफबीडी बनाया। मैंने एफबीडी बना के देखा कि इस पे लगने वाला फोर्स सिर्फ एम जी साइन थीटा है। जब नेट फोर्स एम जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम ए करोगे तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ पे जब मैंने नेट फोर्स किया तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा मिला, तो इससे मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन निकालने के बाद बेटा मैंने दोनों पे कॉमन सेंस से डिस्टेंस इक्वेट कर दिया, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, आपका आंसर मैच कर जाएगा। बेटा ठीक है, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये एक बच्चे ने कल डाउट पूछा था, और क्वेश्चन अच्छा भी है इसलिए मैं दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिया है कि एक पार्टिकल कुछ ऐसे चलता है कि उसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे रहता है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशन ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज अल्फा, एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव कांस्टेंट। बीटा बेटा कभी इस तरह से दिया करे तो हमेशा समझना अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर कुछ वैल्यू दी नहीं हो तो। ए वाई इज अल्फा। तब आपसे पूछा है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। बेटा ये क्वेश्चन प्लीज ट्राई करके बताओ। इफ
दिस इज द इक्वेशन। बेटा हमेशा याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आएगा, जनरली आपका ग्राफ कैसे बनता है वाई और एक्स में वो आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, आपको बताना है वेलोसिटी नेक्स्ट कैसे आएगा। ओके बेटा, बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस विल टेल यू टू थिंक एक्स एंड वाई एज इंडिपेंडेंट। जब आप मोशन इन 2D पढ़ते हो ना बेटा, यू शुड ऑलवेज फील कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। आपको सिर्फ एक्सेलेरेशन इन वाई दिया है, एक्सेलेरेशन इन एक्स नहीं दिया है। आपसे पूछा है वेलोसिटी इन एक्स कितनी होगी, क्या कांस्टेंट आएगी कि वेरिएबल होगी, किस पे डिपेंड करेगी। बेटा मैं आप लोग को ऐसे सजेस्ट करूंगा, अपने दिमाग में वाई को फुल्ली इंडिपेंडेंट रखो एक्स से, वाई को फुल्ली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रखो। आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ वाई के बारे में दे रखी है, इसी पे फोकस करो। बेटा किसी भी मूवमेंट पे आप मुझे बताओ, अगर एक्सेलेरेशन इन वाई अल्फा है, स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वाई की वैल्यू क्या है, स्पीड भी 0 है, तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा किसी गिवन टाइम टी बाद, अब वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुके होगे। सिंस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एस वाई इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई इक्वल टू यू टी 0 हो गया, हाफ एट स्क्वायर यानी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यानी किसी भी इंस्टेंट पे वाई कोऑर्डिनेट विल बी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिंस मुझे उन्होंने एक चीज दी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और एक्सेलेरेशन ऑफ वाई क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई और एक्स को बांध रहा है कि वाई और एक्स में बिहेवियर क्या है। मैं जैसे ही वाई निकाल लूंगा, मैं तुरंत यहां पे आके वाई की वैल्यू पुट करूंगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर बीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब बेटा जैसे ही मैंने रूट लिया, मुझे पता लग गया मेरा एक्स है अल्फा बाई 2 बीटा इंटू टी। अब बेटा इस इक्वेशन से कोई भी बता सकता है कि dx बाई डी टी, जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे, जो वेलोसिटी देगा एक्स डायरेक्शन में, विल बी अल्फा बाई 2 बीटा, और टी का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो गया, एंड दैट इज ए कांस्टेंट। तो आपको ये आंसर देता, एक कांस्टेंट अल्फा बाई 2 बीटा। बेटा देखो, अगर आपने y को अलग सोचा होता तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, और ये क्वेश्चन बहुत टफ है अगर आप y और x में कंफ्यूज करोगे तो। आपने y निकाला, y x किस बंधन से बंधे थे उसको यूज किया, x देखा। अब आप जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे x को, तो यू विल गेट dx by dt, यानी वेलोसिटी इन x, एंड दैट इज कांस्टेंट। बेटा मैं आज की क्लास क्लोज करता हूँ। बेटा हम जल्दी दोबारा मिलते हैं। ओके बेटा।